Hello, good morning, students. In my previous video, we have already done 10 principles of Henry Fayol. In this part, we will be doing the remaining 4 principles of Henry Fayol. If you have not seen my previous video, I will be giving the link in the description box. तो पहले आप मेरे previous video देख लीजिए. उसके बाद these are the last 4 principles that we are continuing. So in this video, we are going to start with the principle of equity. Principle of equity basically states, according to Fayol, good sense and experience are needed to ensure fairness to all employees who should be treated as fairly as possible. So Fayol insisted that there should be no discrimination on the basis of caste, language, gender or nationality. इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी मैनेजर जो है उसके अंडर जितने भी लोग काम कर रहे हैं, द मैनेजर शुड नॉट बी पार्शियल टू एनी वन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन और रीजन. सबको बराबर की अपॉर्चुनिटीज देनी है ग्रोथ की. किसी के साथ भी पार्शियलिटी नहीं करनी. हिंदू है या मुस्लिम है या सिख है, यानी रिलीजन के बेस पे या फिर उसके रीजन के बेस पे, उसकी लैंग्वेज के बेस पे हमें उसके साथ पार्शियलिटी नहीं करनी है. मान लीजिए कि मेल और फीमेल्स मेंबर हैं और प्रमोशन का टाइम आया तो दोनों इक्वली एफिशिएंट है, बट फिर भी हमने मेल को प्रमोट कर दिया क्योंकि वो मेल है, हमारे सेम जेंडर है, तो ये गलत है. हमें परफॉर्मेंस के बेस पे प्रमोशन देनी है, ना कि उसके जेंडर या उसके कास्ट या उसकी लैंग्वेज के बेस पर. तो आई होप दिस इज क्लियर. एक इसका एग्जांपल और देखते हैं. जैसे कि अगर मैं बात करूं सुंदर पिचाई, हु इज द सीईओ ऑफ गूगल कंपनी. गूगल इज बेसिकली यूएस कंपनी. तो यूएस वो कंपनी है, लेकिन वहां का जो सीईओ है ही इज इंडियन. तो ये क्या शो कर रहा है कि इंडियन को वहां पर इक्वल अपॉर्चुनिटी मिली ग्रो करने की. उसे उस कंपनी का सीईओ बनाया गया उसकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे, ना कि उसके रिलीजन या फिर उसकी कास्ट के बेसिस पे. एक और एग्जांपल है सत्य नडेला, ही इज अ सीईओ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट. वो भी एक इंडियन है और उन्हें भी यूएस में जो है अपॉर्चुनिटी दी गई और वो भी कंपनी के सीईओ बने. यानी इनकी जो प्रमोशन है, इनकी जो ग्रोथ है, वो इनके कास्ट और इनके रिलीजन या इनके रीजन को देखकर नहीं की गई, इनकी परफॉर्मेंस को देखकर दी गई. दीज आर द टू बिगेस्ट एग्जांपल. अगर हम इक्विटी को फॉलो करते हैं तो दीज आर द बेनिफिट. इंश्योर लॉयल्टी एंड डिवोशन. इंप्लॉइज जो हैं उनके मन में लॉयल्टी आएगी, डिवोशन आएगी अपनी कंपनी के लिए. लीड्स टू एफिशिएंट एंड इफेक्टिव रियलाइजेशन ऑफ गोल अचीव होंगे. जॉब सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा लोगों के अंदर. क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि उनके मैनेजर जो है वो पार्शियल नहीं है, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रही है. तो देयर विल बी जॉब सेटिस्फेक्शन. हेल्प टू क्रिएट कॉर्डियल रिलेशनशिप एंड हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट. मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच का जो रिलेशनशिप होगा वो बहुत जो है हेल्दी होगा, क्योंकि वहां पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता है और परफॉर्मेंस के बेस पे ही वहां प्रमोशन होंगी. लेकिन अगर हम इस प्रिंसिपल को वायलेट करते हैं, अगर हम इक्विटी को फॉलो नहीं करते, हम बायस्ड होते हैं, तो व्हाट आर द ड्रॉबैक्स और व्हाट आर द लिमिटेशन. फर्स्ट, द ऑर्गेनाइजेशन गोल में नॉट बी अकम्प्लिश प्रॉपरली. ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल हैं वो अचीव नहीं कर पाएगी ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि अगर इक्विटी नहीं है, हम सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे हैं, तो एम्प्लॉइज के अंदर डिससेटिस्फेक्शन आ जाएगी. वो खुश नहीं होंगे क्योंकि पता है कि यहाँ पे तो डिस्क्रिमिनेशन होता है, काम करने के बाद भी प्रमोशन नहीं होगी. तो दैट द ऑर्गेनाइजेशन में नॉट be able to achieve the objective. और जो रिलेशनशिप है हमारे वर्कर्स और मैनेजमेंट के, हो सकता है वो रिलेशनशिप बिटर हो जाए. दैट में लीड टू हायर टर्नओवर. और हो सकता है इस डिस्क्रिमिनेशन की वजह से लोग अपनी जो जॉब है वो छोड़कर दूसरी जगह स्विच कर ले. तो ये होता है लेबर टर्नओवर. एंड द लास्ट इज कॉन्फ्लिक्ट में डेवलप अमंग एम्प्लॉइज ड्यू टू प्रैक्टिस ऑफ बायस और डिस्क्रिमिनेशन. और अगर ये डिस्क्रिमिनेशन और बायस बिहेवियर मैनेजर्स का या मैनेजमेंट का चलता रहा तो यहाँ कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में. तो आई होप दिस प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी इज क्लियर. तो इक्विटी मीन्स नो डिस्क्रिमिनेशन. कोई भेदभाव नहीं करना है, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज देनी है ग्रोथ के लिए. स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल. स्टेबिलिटी का मतलब होता है स्थिरता. तो द एम्प्लॉइज should stay in the company for at least a fixed period of time. यानी जब हम किसी एम्प्लॉय को अपनी कंपनी का, अपनी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनाते हैं, तो कुछ टाइम लिमिट तक उसे हमारी कंपनी के साथ स्टे करना चाहिए. बहुत जल्दी जल्दी एम्प्लॉयज को चेंज नहीं करना चाहिए. So Fayol suggested that employees turnover should be minimized to maintain operational efficiency in the organization.
कि जब कोई कंपनी के एम्प्लॉयज उसमें काम कर रहे हैं तो बहुत जल्दी उनका टर्मिनेशन या फिर उनका ट्रांसफर नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब एम्प्लॉयज एक कंपनी में काम करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, उन्हें उस काम की ट्रेनिंग दी जाती है, और जैसे जैसे उनका टाइम बीतता है उनकी नॉलेज, उनका एक्सपीरियंस बढ़ता है और उनकी एफिशिएंसी बढ़ती है। और अगर इन एम्प्लॉयज को हम जल्दी जल्दी निकालते रहेंगे या उनको टर्मिनेट कर रहे हैं या उनकी ट्रांसफर्स कर रहे हैं, तो डेफिनेटली फिर जब नया एम्प्लॉय आएगा उसे सिखाने में, उसे ट्रेन करने में, उसकी स्पीड बढ़ाने में फिर से टाइम लग जाएगा। तो कंपनी के लिए एक्सपेंसिव भी होगा इन टर्म्स ऑफ मनी, और कंपनी की एफिशिएंसी भी कम हो जाएगी। It means no frequent termination and transfer to create a sense of job security among employees. तो एम्प्लॉयज के अंदर एक जॉब सिक्योरिटी को हमें डेवलप करना है, हमें उनको ये बताना है कि हम आपको जॉब से टर्मिनेट नहीं करेंगे। बड़ी बड़ी कंपनीज में जब ज्वाइनिंग्स होती हैं तो वो एम्प्लॉय से एक बॉन्ड साइन करा लेते हैं, और उस बॉन्ड पे एक मिनिमम टाइम पीरियड लिखा होता है कि एम्प्लॉय या फिर एम्प्लॉयर दोनों में से कोई भी इस बॉन्ड को नहीं तोड़ेगा और एक फिक्स पीरियड तक इस कंपनी का पार्ट रहेगा वो पर्टिकुलर एम्प्लॉय। तो अगर हम अपने एम्प्लॉयज को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, उनको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कनेक्ट रखते हैं फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो उसे क्या बेनिफिट्स होंगे? फर्स्ट, इंस्टिल अ फीलिंग ऑफ जॉब सिक्योरिटी। एम्प्लॉयज जो हैं उनके अंदर जॉब सिक्योरिटी होगी कि हमें पता है हमें जॉब से नहीं निकाला जाएगा, तो दे विल बी फील सेटिस्फाइड। और जब वो सेटिस्फाइड होंगे तो उनकी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस दोनों बढ़ेगी। और जब उनकी जॉब और इनहैंस द जॉब सेटिस्फेक्शन, उनकी जॉब सेटिस्फेक्शन बढ़ेगी और वो रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा। ह्यूमन फैक्टर भी एक तरह के रिसोर्सेज ही हैं ऑर्गेनाइजेशन के पास। तो जब ह्यूमन फैक्टर को जॉब सिक्योरिटी मिलेगी, वो सेटिस्फाइड होगा, तो वो अपने टाइम को, अपने एफर्ट्स को जो है प्रोडक्टिवली यूज करेगा। लेकिन अगर हम इसे वॉयलेट करते हैं, यानी बार बार हम अपने एम्प्लॉयज को चेंज कर रहे हैं, टर्मिनेट कर रहे हैं बार बार, या फिर ट्रांसफर कर रहे हैं, नए नए एम्प्लॉयज आ रहे हैं आए दिन, तो उससे नुकसान क्या होगा? द ऑर्गेनाइजेशनल गोल मे नॉट बी अकम्प्लिश्ड प्रॉपरली। फ्रीक्वेंट शिफ्टिंग में लीड टू जॉब डिससेटिस्फेक्शन। अगर हर साल में आपकी ट्रांसफर हो रही है, हर 6 महीने में आपकी ट्रांसफर हो रही है, तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में डिससेटिस्फेक्शन आ जाएगी, आपका काम करने की तरफ मन नहीं होगा कि काम करो, फिर आप एक जगह सेट हो जाओ, फिर 6 महीने बाद ट्रांसफर, तो दैट मे कॉज डिससेटिस्फेक्शन। मे लीड टू हायर टर्नओवर। अगर बार बार आपकी ट्रांसफर्स हो रही हैं, तो कोई भी पर्सन जो है वो रेगुलरली ट्रांसफर्स नहीं चाहता, वो उन्हें स्टेबिलिटी चाहिए, लेकिन अगर वो स्टेबिलिटी हम नहीं दे रहे हैं तो हो सकता है वो हमारी जॉब छोड़कर किसी और ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करें जहां उन्हें स्टेबिलिटी मिले। लास्ट इज हाई एक्सपेंसेस ऑन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। जब एम्प्लॉयज को रिक्रूट और सिलेक्ट किया जाता है तो उनके ऊपर बहुत खर्चे किए जाते हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन अगर हम बार बार एम्प्लॉयज को चेंज कर रहे हैं, नया एम्प्लॉयज आ रहा है, उसके ऊपर पैसा खर्च कर रहे हैं, 6 महीने उसने काम किया, फिर हमने उसकी ट्रांसफर कर दी, तो इस फिर नया उसकी जगह लाएंगे, उसको ट्रेन करेंगे, तो बहुत पैसा हमारा जो है कंपनी का चला जाएगा रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन और ट्रेनिंग के प्रोसेस में। तो इट वाज द प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी। तो हेनरी फ्योल ने सजेस्ट किया कि जब हम किसी एम्प्लॉय को अपनी कंपनी में का पार्ट बनाते हैं, तो दैट एम्प्लॉय शुड स्टे इन द कंपनी फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, कि हमें स्टेबिलिटी प्रोवाइड करनी चाहिए जिससे जॉब सिक्योरिटी होगी, और काम जब जॉब सिक्योरिटी होगी तो एम्प्लॉय की सेटिस्फेक्शन बढ़ेगी और वो अपना होल हार्टेड सपोर्ट करेगा ऑर्गेनाइजेशन को। आई होप दिस प्रिंसिपल इज ऑल्सो क्लियर। बहुत सिंपल ये प्रिंसिपल्स है। नेक्स्ट इज इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब होता है सेल्फ मोटिवेशन। According to Fioll, the workers should be encouraged to develop and carry out their plans for improvement. यहाँ फ्योल ने इस चीज पे बेसिकली फोकस किया कि हमें एम्प्लॉयज को चांस देना चाहिए कि वो अपनी सजेशंस दें, वो अपने प्लान खुद बनाएं अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। दिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। सेल्फ मोटिवेशन के लिए हमें एनकरेज करना है अपने एम्प्लॉयज को। It means taking the first step with self-motivation. Employees should be rewarded for their fruitful suggestion. यानी अगर हम कोई भी प्लान बना रहे हैं तो हमें अपने एम्प्लॉयज को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए, हमें उनसे सजेशंस इनवाइट करने चाहिए कि अगर आपके पास कुछ बेटर सजेशन है इस काम के लिए तो आप यू आर मोस्ट वेलकम विद योर सजेशंस। हम उनको वेलकम करें उनके सजेशंस के लिए, और अगर किसी एम्प्लॉय ने बहुत अच्छा सजेशन दे दिया है तो उस एम्प्लॉय को एप्रिसिएशन मिलना चाहिए, रिवॉर्ड मिलना चाहिए, जिससे बाकी भी जो एम्प्लॉयज हैं वो मोटिवेट होंगे। और अगर मान लीजिए किसी एम्प्लॉय का सजेशन बहुत अच्छा था, उसको इम्प्लीमेंट किया गया अगर रियल सिचुएशन में, तो वो जो एम्प्लॉय था या उसके जो बाकी पेयर ग्रुप है वो मोटिवेट होगा कि हम कंपनी से, वो उनके अंदर एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस क्रिएट होगी कि हम भी एक कंपनी का पार्ट है, हमने सजेशन दिया था और हमारा सजेशन इम्प्लीमेंट हुआ,
तो एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, एक अटैचमेंट हो जाएगी उन्हें अपनी ऑर्गेनाइजेशन से। तो अगर हम इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं तो व्हाट विल बी द बेनिफिट? फर्स्ट, वही पॉइंट आ गया, डेवलप द सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस टुवर्ड द ऑर्गेनाइजेशन, हेल्प टू क्रिएट कोऑर्डिनेट रिलेशनशिप, एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट होगा। तो यहाँ जो सुपीरियर है वो अपने सबॉर्डिनेट को इनवाइट कर रहा है कि भैया तुम सजेशंस दो, और अच्छी सजेशन है तो आपको अवार्ड भी मिल रहा है, तो डेफिनेटली एनवायरनमेंट जो है वो हेल्दी होगा। इंक्रीज द सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड मोरल ऑफ एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज का मोरल बढ़ेगा, आपसे सजेशंस ले रहे हैं, फिर आपके सजेशंस को अगर अच्छे हैं तो इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं, तो इससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, राइट? तो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ इनिशिएटिव। बट अगर हम इनिशिएटिव ना, ये सेल्फ मोटिवेशन ना करें, एम्प्लॉइज के सजेशंस को हम इग्नोर कर दें, हमें कोई कुछ बोल रहा है हम उसको नहीं सुन रहे हैं, तो इससे नुकसान क्या होगा? गोल्स में नॉट बी अचीव, रिस्ट्रिक्ट द क्रिएटिविटी ऑफ एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज के सजेशन नहीं सुन रहे हैं, हम सिर्फ अपने ऑर्डर्स दे रहे हैं उन्हें, और उन्हें ब्लाइंडली फॉलो करना है, तो एम्प्लॉइज के जो आइडियाज हैं, उनकी जो क्रिएटिविटी है, दैट विल बी किल्ड। लीड टू हायर टर्नओवर ड्यू टू रिड्यूस जॉब सेटिस्फेक्शन, अगर हम उन्हें सजेशंस नहीं सुन रहे हैं और अगर एम्प्लॉइज आप जो है मैनेजर के काम के तरीके से खुश नहीं है, तो वो अपनी कंसर्न को, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर बाहर जाएंगे, जिससे लेबर टर्नओवर बढ़ जाएगी। And the last is healthy relationship between managers and workers may not develop. अगर एम्प्लॉइज के अंदर कोई सजेशंस हैं उसके मन में और वो शेयर करना चाहता है मैनेजमेंट को, बट मैनेजमेंट इज नॉट रेडी टू हियर देयर सजेशन, इन दिस केस यहाँ डिससेटिस्फेक्शन आ रही है एम्प्लॉइज के अंदर, और इसीलिए मैनेजमेंट और वर्कर्स के जो रिलेशनशिप हैं वो यहाँ पर अनहेल्दी होंगे, अच्छे नहीं होंगे। तो ये केस स्टडी में आपसे कैसे पूछा जाएगा? जहाँ भी वर्ड यूज किया जाएगा केस स्टडी में कि एम्प्लॉइज वर मोटिवेटेड टू मेक देयर ओन प्लान्स, या फिर आपसे कहा जाएगा कि एम्प्लॉइज, द सजेशन ऑफ द एम्प्लॉइज वर वेलकम, तो इसका मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। यही दो, नॉर्मली सजेशंस वाला पॉइंट और एक कैरी आउट देयर ओन प्लान्स, यही दो पॉइंट्स के बेस पे आपकी केस स्टडी आ सकती है इनिशिएटिव से। And the last principle is spirit de corps. Spirit de corps basically a French word, and according to Fioll, management should promote a team spirit of unity and harmony among employees. Spirit de corps का मतलब होता है there should be team spirit in the organization. There should be a spirit. यहाँ जो मैनेजर है, he should replace the word I with we in his all conversation with workers so as to promote a feeling of togetherness and teamwork. यानी कि उसको जो आई वर्ड है, जो मैं वर्ड है, वो हटाना होगा और उसे ये वर्ड यूज करना होगा वी। इससे क्या होगा? जो एम्प्लॉइज हैं उनके अंदर सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस जो है वो डेवलप होगी और टीम स्पिरिट क्रिएट होगी। मान लीजिए इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन है विराट कोहली, अगर उन्होंने कोई मैच जीता है और बाद में वो एक इंटरव्यू दे रहे हैं, तो इस इंटरव्यू में वो ये नहीं कहेंगे कि मैंने मैच जीता। It create a very bad impression. What he says normally, they says कि the team has won. टीम ने एफर्ट्स किए, टीम जीती, हमने मैच जीता, we won the match. तो दिस इज कॉल्ड टीम स्पिरिट। ये शो करता है कि इस सक्सेस के पीछे पूरी टीम का हाथ है। तो मैनेजर को भी अपनी टीम को इक्वल इंपॉर्टेंस देनी होगी और उनके रोल को जो है इंपॉर्टेंस देनी होगी। तो अगर हम स्पिरिट डी कॉप्स फॉलो करते हैं, अपनी टीम को इंपॉर्टेंस देते हैं, वी वर्ड का यूज करते हैं, तो व्हाट आर द बेनिफिट्स? नीड ऑफ इम्पोजिंग पेनल्टीज विल बी मिनिमाइज्ड। पेनल्टीज नहीं लगानी पड़ेंगी क्योंकि सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस होगी। ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज जो हैं वो अपने आप को एक हिस्सा समझेंगे उस टीम का, उस पार्ट का, और वो दिल से काम करेंगे, तो उनके ऊपर पेनल्टीज नहीं लगानी पड़ेंगी। इट डेवलप अ फीलिंग ऑफ ट्रस्ट, टीम स्पिरिट एंड हार्मनी। और जब हम टीम की बात करेंगे, वी की बात करेंगे, तो ये उसके जो एम्प्लॉयज हैं उनका मोटिवेशन बढ़ेगा, उनके अंदर टीम स्पिरिट बढ़ेगी और वो हार्मनी से काम करेंगे। लीड्स टू एफिशिएंट एंड इफेक्टिव रियलाइजेशन ऑफ गोल एंड हेल्प टू क्रिएट कोऑर्डिनेटेड रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स। मैनेजमेंट और वर्कर्स का रिलेशनशिप जो है वो स्ट्रांग होगा क्योंकि जो मैनेजर है वो इक्वल इंपॉर्टेंस दे रहा है अपनी टीम को भी, कि जो भी सक्सेस है वो हमने अकेले नहीं अर्न की, वो हमने एज अ टीम अचीव की। लेकिन अगर हम इस प्रिंसिपल को वॉयलेट करते हैं तो फॉलोइंग आर द ड्रॉबैक्स।
द ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। मैनेजमेंट और वर्कर्स के रिलेशनशिप जो है वो बिटर हो जाएंगे। बिटर क्यों हो जाएंगे? अगर मैनेजर बोलेगा मैंने ये काम, पूरी टीम ने काम किया, लेकिन सारा क्रेडिट मैनेजर लेना चाहेगा कि मैंने ये काम किया, तो इन दिस केस जो टीम है वो उसके अंदर क्या आएगा, एक नेगेटिव फीलिंग आएगी, हमने एफर्ट्स किए और सारा का सारा क्रेडिट ये ले रहा है। तो उस केस में क्या हो जाएगा, आपस में जो रिलेशनशिप है वो स्ट्रेस्ड हो जाएंगे, मे लीड टू हायर टर्नओवर। और जब एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं और उस काम के लिए उन्हें रिकॉग्निशन नहीं मिल रही है, तो उनके अंदर एक डिससेटिस्फेक्शन होगी, जिसकी वजह से वो अपनी जो जॉब है उसको छोड़कर भी जा सकते हैं। एंड द लास्ट, कॉन्फ्लिक्ट रिलेशनशिप में एडवर्सली इफेक्ट द स्मूथ वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर मैनेजर सारा क्रेडिट खुद ले रहा है, वो स्पिरिट डी कॉप्स को फॉलो नहीं कर रहा है, तो उस केस में जो रिलेशन है मैनेजमेंट और वर्कर्स का वो स्ट्रेस्ड होगा। और जब रिलेशनशिप स्ट्रेस होगा तो वर्कर्स जो है अपना होल हार्टेड सपोर्ट नहीं देंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में। तो ये है स्पिरिट डी कॉप्स। केस स्टडी में जब ये आपसे आइडेंटिफाई करने को आएगा, तो ज्यादातर उसमें यही कहा जाएगा कि जो मैनेजर है वो जो है वो सारा का सारा क्रेडिट खुद ले रहा है, वो अपनी टीम को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है। तो आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट विच हैज बीन वायलेटेड बाय द मैनेजर, तो आप कहोगे स्पिरिट डी कॉप्स। तो these were the 14 principles of FIOL that we have done. ज्यादातर इन प्रिंसिपल्स में से केस स्टडी आती है। आई होप मेरे ये वीडियोस देखने के बाद यू आर रेडी टू क्रैक ऑल टाइप ऑफ केस स्टडीज। Thank you so much for watching my video. See you in my next video. Till then, bye.